Welcome students. My today's topic is हीमोफीलिया. हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है, इसे आप इस तरीके से समझें. कई सारे पेशेंट आपने देखे होंगे अपने आस पड़ोस में जिनमें ब्लड कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी कम होती है. ब्लड कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी कम होने का मतलब क्या है, इसे प्रैक्टिकली समझें. जैसे हमें कोई भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है. तो ये जो ब्लीडिंग होना है ये जनरली कुछ टाइम के बाद रुक जाता है. तो ये जो रुकना है इसे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. कोएगुलेशन कहने का मतलब है ब्लड का थक्का बन जाना, ताकि ब्लड से जो ब्लीडिंग है ब्लड की बॉडी से वो ना हो पाए. तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि इन जनरल जो ब्लड की ब्लीडिंग है वो रुक जाती है चोट लगने के बाद ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ये फेनोमेनन डिले हो जाता है, रुक जाता है. तो जो डिजीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया एक कैसी डिजीज़ है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. हीमोफीलिया स्टूडेंट कैसी डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर. हीमोफीलिया इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. कैसा डिसऑर्डर है स्टूडेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर. स्टूडेंट जेनेटिक कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसका कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं है. इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन आवर जीन. किसमें म्यूटेशन की वजह से हो रही है, जीन की वजह से. और क्योंकि इसकी जो जीन है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे. किस पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, एक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे, जिन्हें हम लोग एलोसोम्स कहते हैं. क्या बोलते हैं जिन्हें हम लोग, एलोसोम्स. एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. तो हमें समझ में आया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है क्योंकि इसकी जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे. इसीलिए हम लोग इसे और क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, या फिर कहीं कहीं पे आप इसे लिखा हुआ देखेंगे एक्स लिंक्ड व्हाट, रिसेसिव डिसऑर्डर. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पहले हीमोफीलिया समझाई जाए, फिर इसके बाद इसके जो नीट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसे भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट साइड में यहाँ पर नोट डाउन कर लिया. तो अभी के लिए जो हाफ ऑफ द ब्लैक बोर्ड है आप उस पर फोकस करिए, देन हम इसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे. नीट पॉइंट से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ समझते चलें. हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ये जीन से रिलेटेड है और साथ साथ में इसका इनहेरिटेंस भी होगा. यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा. तो जो फिनोमेनन है ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस बात को भी समझेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया हीमोफीलिया इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज़ सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. इस पॉइंट को स्टूडेंट हाईलाइट करेंगे, कैसा है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है. ये लगभग नीट में 10 बार पूछा जा चुका है. तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस बात का कहने का क्या मतलब है, इसे भी समझेंगे. हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्रीडर्स डिजीज. हीमोफीलिया is also known as इसे स्टूडेंट्स और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज. कौन सी डिजीज स्टूडेंट्स, ब्लीडर्स डिजीज. ब्लीडर्स डिजीज के साथ साथ इसे और क्या बोल लेते हैं अपन, ब्लीडर्स डिजीज, और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज. It is also called royal disease. Royal disease.
तो ध्यान से समझना है आपको कि कई बार एग्जाम में वो हीमोफीलिया की जगह क्या टर्म यूज़ कर लेंगे, ब्लीडर्स। तो आप समझ पाएंगे ब्लीडर्स डिजीज़ इसे क्यों बोला गया, बिकॉज कि यहाँ पर कंटिन्यूअस एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। चोट लगने के बाद, इंडिविजुअल को वुंड होने के बाद कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से ड्यू टू द लॉस ऑफ मेजर अमाउंट ऑफ द ब्लड पर्सन विल डाई। तो ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। तो ये सबसे पहले किस में देखी गई थी, क्वीन विक्टोरिया में। किस में देखी गई थी, क्वीन विक्टोरिया में, जो कि कैरियर थे। क्योंकि क्वीन विक्टोरिया है तो समझ पा रहे हैं आप लोग, क्वीन विक्टोरिया से जो इनके प्रिंस थे उनमें ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई थी, तो इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सर इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा होगा। ये जो मतलब डिजीज़ है हमारी हीमोफीलिया, ये किस तरीके का ट्रांसमिशन करेगी। भाई जेनेटिक डिजीज़ है सर, समझ में आया, और ये एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको एक्स लिंक्ड बोला। अब ये कैसी डिजीज़ है, रिसेसिव है, वो पॉइंट समझ में आया। इसे हम ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं बिकॉज ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड। अब हमें समझना है सर इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। समझ पा रहे हो आप कि इनहेरिटेंस इन द सेंस हीमोफीलिया अगर सपोज मुझ में है तो ये मेरे सन में ट्रांसफ़र होगी या मेरी डॉटर में। क्लियर, इस पॉइंट को समझना है। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, इट विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस होगा, इट विल शोज व्हाट, क्रिस क्रॉस। इट शोज, हीमोफीलिया शोज किस तरीके का इनहेरिटेंस स्टूडेंट, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस स्टूडेंट किस तरीके का इनहेरिटेंस शो किया जाएगा यहाँ पर, क्रिस क्रॉस। इस टर्म को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, क्रिस क्रॉस। स्टूडेंट्स नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, हमेशा याद रखेंगे। ये डिजीज सपोज मेल में है, आई एम राइटिंग इट एम स्टैंड्स फॉर मेल, समझ पाएंगे आप, मेल लिख दे रहे हैं अपन। तो मेल से ये डिजीज़ हमेशा कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, फीमेल में, और फीमेल से ये डिजीज़ कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, फीमेल से ये डिजीज़ कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, फीमेल से ये डिजीज़ मेल में ट्रांसफ़र होगी। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, कहने का मतलब मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में। इसी बात को हमें समझना है कि कैसे हमसे नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से वो किस तरीके से, कई बार वो कुछ हमें स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं और पूछते हैं हमसे कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट, इनकरेक्ट कहने का मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। वो रिसेसिव की जगह हो सकता है वहाँ डोमिनेंट दे दे, आप चूज़ कर पाएंगे। बिकॉज यू नो हीमोफीलिया इज व्हाट, सेक्स लिंक्ड, और आप इसे क्या बोल सकते हैं, एक्स लिंक्ड। ये वाई लिंक्ड डिजीज नहीं है, इट इज़ अ एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर, अब आपको पता है कि जो एक्स लिंकेज है या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वहाँ मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। वो बात अलग है कि फीमेल में उसकी 2 कॉपी हैं एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपने समझ लिया, इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या था, मेल से ये डिजीज़ कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी स्टूडेंट्स, फीमेल में, और फीमेल से ये डिजीज़ कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, मेल में। गेटिंग माई पॉइंट। तो आइए समझते हैं इसके आगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट आर द पॉसिबल genotypes, what are the possible genotypes of male and female in case of hemophilia। हीमोफीलिया के केस में पॉसिबल जेनोटाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें हीमोफीलिया डिजीज़ की तो आपको पता है ये कैसा है स्टूडेंट्स, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है ये, इट इज़ एक्स लिंक्ड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक्स लिंक्ड है तो ऑब्वियस सी बात है सेक्स क्रोमोसोम होगा, भाई पढ़ा है ना आपने, एक्स क्या होती हैं, फीमेल होती हैं,
और XX क्या है, XY क्या है, ये मेल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ X लिंक्ड है तो ऑब्वियस बात है कि X क्रोमोसोम इज कॉमन इन फीमेल एज वेल एज इन मेल, तो इसे हम सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं ना। दैट्स वाई X लिंक्ड बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है, सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे। रिसेसिव डिसऑर्डर कैसा है स्टूडेंट, रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज व्हाट, रिसेसिव डिसऑर्डर। आइए समझ लेते हैं इस बात को ना कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये किस तरीके का है, ये X लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड। तो देखिए जो पॉसिबल जेनोटाइप्स की हम बात करें तो अगर हम फीमेल के केस में देखें तो ये हीमोफीलिया का केस है। ये क्या है, ये नॉर्मल फीमेल, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल। लेकिन अगर इस फीमेल की जो 2 X क्रोमोसोम्स हैं, आउट ऑफ 2 इफ 1 X क्रोमोसोम हैव अ हीमोफिलिक जीन, अगर 2 में से किसी एक के पास हीमोफिलिक जीन हो तो उसे हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, XH से। समझते हैं आप लोग। तो ये जो क्या यहाँ पर ये डिजीज होगी या नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज आपने देखा इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर से आप किस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, रिसेसिव के केस में आप मेंडल्स लॉ याद करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ पर रिसेसिव कौन सी चीज है, स्मॉल टी। अगर ये स्मॉल टी रिसेसिव है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो क्या ये डॉर्फनेस के कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली ये रिसेसिव डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, हमने नोट डाउन किया हीमोफीलिया कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो क्या एक एलील हीमोफीलिया का प्रेजेंट हो तो क्या हीमोफीलिया प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो जब नहीं होगी हीमोफीलिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल। क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल। मतलब कि ये कैरियर है, कैसे हैं स्टूडेंट, ये कैरियर हैं और ऑब्वियसली XX क्या होता है, फीमेल। समझ पा रहे हैं आप लोग बात। और अगर ये XX होता तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फीमेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल फीमेल। समझ पाएंगे आप लोग, नॉर्मल फीमेल। इज इट क्लियर। अगर हम आपसे कहें कि अगर फीमेल में हीमोफीलिया होनी है तो देयर इज ओनली 1 कंडीशन, क्लियर है, 1 कंडीशन, दैट इज दैट। तो यहाँ पर ये कैसे होंगे, अफेक्टेड फीमेल, इनको हम क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल या फिर हीमोफिलिक फीमेल्स। हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल, अब ये डॉटर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द केस। तो ये क्या है, हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल। समझ पा रहे हैं आप लोग, एक्सेलेंट, हीमोफिलिक फीमेल, क्लियर है। ये उसी तरीके से है जैसे कि रिसेसिव का मतलब आप समझें, स्मॉल टी। स्मॉल टी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, स्मॉल h से। स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है डॉर्फ के लिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दे रहे हैं, क्यूमुलेटिवली टॉल। ये टॉल क्यों दे रहे हैं, बिकॉज कि ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। मतलब स्मॉल टी के केस में ये डॉर्फ होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये स्मॉल h और स्मॉल h जब दोनों हीमोफिलिक होंगे, सिर्फ इसी केस में ये हीमोफिलिक डिजीज प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, एक्सेलेंट। तो स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं। अब अगर हम इसी हीमोफिलिक को मेल के केस में देखें तो मेल के केस में आप क्या देखेंगे, XY, इट इज नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल है। लेकिन यहाँ पर जो हीमोफिलिक जीन है, अब आप बताएं H पर होगा या Y पर होगा, Y पर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हीमोफीलिया मैंने पहले ही बता दिया इट इज अ X लिंक्ड डिजीज। मतलब जो हीमोफीलिया की जीन है वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। जब X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो Y पर तो हम इसे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन अराइज होगी, दैट इज व्हाट, XH एंड Y। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है दैट इज द कैरियर वन। स्टूडेंट ध्यान से समझना, मेल
कभी भी कैरियर नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों नहीं कैरियर हो सकता? बिकॉज यहाँ पर सिंगल कॉपी ऑफ द H एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कैरेक्टर। यहाँ पर मेल के केस में एक ही एलील, एक ही कॉपी पूरी डिजीज को डिटरमाइन करेगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन X क्रोमोसोम। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर ये जो केस है ये कैरियर ना होकर के क्या है, हीमोफिलिक मेल है। दीज आर व्हाट, हीमोफिलिक मेल। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। हीमोफिलिक मेल समझ में आ गई आपको बातें? तो ये कुछ बेसिक्स जेनोटाइप्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ताकि जो क्रॉस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ। क्लियर है? चलें आगे हम लोग। अब हेडिंग मेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया से पहले यहाँ पर हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये इनहेरिटेंस कैसा करेंगे? क्रिस क्रॉस। अब यहाँ पर जो पॉसिबल कंडीशंस थी वो हमने देखा कि फीमेल के केस में इस पूरे होल में इसकी ब्यूटी क्या है हीमोफीलिया की, इन हीमोफीलिया सिंगल कॉपी ऑफ H इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियरनेस इन केस ऑफ फीमेल, बट if single copy of hemophilic gene is present in male then it is responsible for a disease that is hemophilia. क्लियर? ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। आप कलर ब्लाइंडनेस में भी मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि हाउ। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए समझते हैं आगे। तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज हीमोफीलिया आर? तो याद रखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। कितने टाइप के स्टूडेंट हीमोफीलिया हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। कितने टाइप्स की हीमोफीलिया हैं? 3। बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ रखा होगा 2, बट एक्चुअली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। तो नोट डाउन कर लें कौन कौन सी यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, फीलिया बी एंड द हीमोफीलिया सी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सब हीमोफीलिया ही है, हीमोफीलिया ए मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए कर लिया है, समझ पा रहे होंगे। तो ये जो हीमोफीलिया ए है, बी है, सी है, सर इन सारी हीमोफीलिया में क्या होगा पेशेंट के साथ या क्या कंडीशन होगी? तो याद रखेंगे हीमोफीलिया है तो उसमें सिर्फ जो सिम्टम्स होगा वो ये कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड डिले होगा, जिसकी वजह से एक स्मॉल कट की वजह से भी आप देखेंगे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, काफ़ी लंबे समय तक ब्लड फ्लो करता रहेगा बॉडी से। तो आप कहेंगे सर इसको फिर 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ। साइंटिस्टों ने इस हीमोफीलिया डिजीज़ के ऊपर रिसर्च की, तो उन्हें ये समझने की, इस बात को खोजने की कोशिश की कि ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है, फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है इसके लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो उनको पता चला कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कहने का मतलब जो ब्लड का थक्का बनना है या ब्लड का कोएगुलेशन होना है, यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो बात आई कि सर ये बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, क्या इनमें से कौन सी प्रोटीन या फिर इसी प्रोटीन को हीमोफिलिक या बुक्स में क्या लिखा हुआ है आपके फैक्टर, तो कोई प्रोटीन बोले या फैक्टर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और यू कैन से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड का कोएगुलेशन होना है इसमें अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, अलग अलग तरीके के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? हीमोफीलिया के केस में कौन सा फैक्टर है स्टूडेंट? 8। कौन सा फैक्टर? इस तरीके से लिख लें, फैक्टर 8 इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि हीमोफीलिया बी के केस में आप समझ लीजिएगा इस तरीके से हम राइटिंग, ये रोमन लेटर्स में ही हमेशा लिखे जाएंगे, फैक्टर 8 एंड हियर फैक्टर 9। हियर फैक्टर 9 कौन सा फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट?
फैक्टर 9, और यहाँ पर कौन सा फैक्टर होगा, फैक्टर 11, फैक्टर 11। Hemophilia C is caused due to the deficiency of फैक्टर 11। मतलब कि कौन सा फैक्टर नहीं होगा यहाँ पर, फैक्टर 11 नहीं होगा। जबकि हीमोफीलिया बी के केस में कौन सा फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर 9 एब्सेंट होगा। और अगर फैक्टर 8 एब्सेंट है तो कौन सी डिजीज होगी, हीमोफीलिया ए। ये स्टूडेंट जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कौन से हैं, ये दीज आर द प्रोटीन्स। अगर हम फैक्टर 8 की बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, AHF। AHF मीन्स व्हाट, एंटी हीमोलिटिक फैक्टर, एंटी हीमोलिटिक हीमोफिलिक फैक्टर। देखिए आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, पेशेंस के साथ समझें। अगर आपको ये फैक्टर्स के नाम नहीं भी याद होते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये इनके साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या फिर ये कह लें इनकी प्रोटीन के नाम नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये फैक्टर 8, 9 और 11 याद रखने हैं। तो किस तरीके से मेरे साथ साथ बोल लें, 8, 9, 11। 8 किस में एब्सेंट होगा, हीमोफीलिया ए में। 9 किस में एब्सेंट होगा, हीमोफीलिया बी में। और फैक्टर 11 किस में एब्सेंट होगा, हीमोफीलिया सी में। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने देखा कि जो हीमोफीलिया डिजीज है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हीमोफीलिया में 8, 9 एंड 11। क्लियर। इसे क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल हीमोफीलिया। इसे क्रिसमस हीमोफीलिया भी बोल लेते हैं, क्रिसमस डिजीज भी बोल लिया जाता है। क्लियर। इसे क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी बोल लेते हैं, क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोल लेते हैं। फैक्टर 9 जो है ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं बन पा रही होती हैं। आप सिर्फ ये याद रखें फैक्टर 9, इट इज़ गुड एनफ टू यू। सिंपली फिर से कंपाइल करें। साइंटिस्टों ने हीमोफीलिया डिजीज़ के कुछ इंडिविजुअल्स की स्टडी की। उन्होंने देखा कि इनमें जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पा रहा है उसका क्या रीज़न है। तो उनको पता चला कि अलग अलग थाउजेंड्स पीपल्स की सपोज उन्होंने पॉपुलेशन की स्टडी की हीमोफिलिक इंडिविजुअल्स की, तो उन्होंने देखा कि 3 तरीके के वेरिएंट उन्हें मिले। कौन कौन से, उनको उन्होंने नाम दे दिया A, B एंड C। उनमें जब देखा कि कौन सी प्रोटीन नहीं बन पा रही है तो उनको पता चला हीमोफीलिया A में कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, 8, हीमोफीलिया B में कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, 9, और हीमोफीलिया C में कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, 11। क्लियर। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं नीट का एक क्वेश्चन। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको हीमोफीलिया में क्या क्या याद रखना है, इट इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है स्टूडेंट ये, हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोल सकते हैं अपन। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसको डिस्कवर किसने किया था, जॉन ओटो ने। किसने डिस्कवर किया था, जॉन ओटो ने। ये पॉइंट भी लिख लें आप लोग। इसे डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, जॉन ओटो। ये साइंटिस्ट हैं। जनरली ये पूछा नहीं जाता है नीट में, बट आपको पता होना चाहिए, क्या पता कभी इन्होंने मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया। एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, इसे आप याद रखें। जैसे कि कैरियर फीमेल की भी मैंने बात की थी, तो कैरियर ये फीमेल है XX। अगर हीमोफिलिक कैरियर है तो वहाँ पर ये XH वाला केस होगा। ये जो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, ये कैरियर कौन था, क्वीन विक्टोरिया। कौन थी स्टूडेंट, क्वीन विक्टोरिया। एनसीईआरटी में है इसलिए आपको याद रखना है, क्या पता कभी स्टेटमेंट बन जाए। तो आप याद रखेंगे क्वीन विक्टोरिया जो थी ये कैरियर थी किसके लिए, हीमोफीलिया के लिए। क्लियर। हो सकता है कभी क्वीन विक्टोरिया एक ऑप्शन में दे दे और दूसरी तरफ इनके पॉसिबल जेनोटाइप्स पूछ लिए जाएं आपसे, तो रिमेंबर दिस थिंग। तो आपने समझा कि इसको डिस्कवरी किसने की थी, जॉन ओटो ने। और इनके पॉसिबल जो मतलब जेनोटाइप्स थे आपने उन्हें भी समझ लिया। साथ साथ में आपने ये पॉइंट्स भी समझ लिए कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, A, B एंड C। याद रखना है 8, 9 एंड 11।
आर द फैक्टर्स। ए में 8 एब्सेंट है, बी में 9 और सी में 11। इज इट क्लियर? जो 8 वाला फैक्टर है इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलेंगे, ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी एब्सेंट। क्लियर? तो चलिए आइए समझते हैं यहाँ पर हीमोफिलिक मैन कैरियर्स के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स पेशेंस के साथ पहला स्टेप यही होता है कि हमें क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में? हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। क्लियर? एक हीमोफिलिक मैन है जिसकी शादी होती है किसके साथ? नॉर्मल वुमेन के साथ। फीमेल इज नॉर्मल एंड देयर ऑफ स्प्रिंग विल बी। उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो किस तरह की, कैसी होंगी? तो अब आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे ये क्वेश्चन तुरंत निकल सकता है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न दिस थिंग। क्लियर? और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर? आई विल क्लियर इट। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहली बात तो पेरेंट्स दिए हुए हैं। मुझे ये कैसे पता चला पेरेंट्स हैं? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, देन फिर फाइंड आउट की बात करते हैं। गिवन क्या है? हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। हीमोफिलिक मैन, स्टूडेंट मेल के लिए सिंबल कौन सा होता था हमारा? दैट इज द सिंबल ऑफ मेल। तो मेल कैसा है? हीमोफिलिक है। चलिए ठीक है, मेल हमने बना लिया XY। सर हीमोफिलिक दिया हुआ है तो हीमोफिलिक के लिए X, अच्छा आप बताओ हीमोफिलिक के लिए XHY लिखना ठीक है, XHYH लिखना ठीक है, या फिर XYH लिखना ठीक है? XYH नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड डिजीज। अभी अभी आपने पढ़ा ये कैसे डिजीज है? एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो वाई क्रोमोसोम पे तो रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज हीमोफीलिया की जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और ये एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट। तो ऑब्वियस सी बात है दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर बात आई कि क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि वाई पर तो हीमोफिलिक जीन है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हीमोफिलिक मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स, एच और वाई से। क्लियर? दैट इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे? एक्स एच। आई होप दिस टाइम क्लियर। तो अब इनकी क्रॉस स्टूडेंट हमने किसके साथ करनी है? फीमेल के साथ, ऑब्वियस सी बात है। और जो फीमेल है, जो वुमेन है, वो कैसी है? नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल वुमेन है। तो वुमेन नॉर्मल है, यानी कि वुमेन क्या है? फीमेल है, और ये नॉर्मल है, तो फीमेल के केस में एक्स, इन्हीं के बीच में मैरिज हुई है। क्लियर? तो इनके बीच में अगर मैरिज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है इनके गैमेट्स बनाएंगे, बना लेते हैं। गैमेट्स तो बनेंगे। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, जैसा आपको बेहतर लगे। तो चलिए डायरेक्ट ना करके, चलिए आप लोग जैसा कहें वैसा कर लें। डायरेक्ट कर लें, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। समझते हैं आप लोग ये पैटर्न को। अब यहाँ पर जो पॉसिबल होंगे, सबसे पहले x को कंसीडर करेंगे। एक्स एच एक्स कर सकते हैं, एक्स एच एक्स। क्लियर है? देन एक्स एच एंड एक्स एच एक्स। फिर यहां पर देखें y को कंसीडर करें, एक्स वाई एक्स वाई। हमने सिंपली क्या किया, जो क्वेश्चंस में पूछा था उनके बीच में क्रॉस करा ली। क्यों ऐसा किया? बिकॉज यहां पर इन्होंने क्या पूछा था? देयर ऑफ स्प्रिंग विल बी। ऑफ स्प्रिंग यानी कि प्रोजनी, यानी कि चाइल्ड। इनके चाइल्ड कैसे होंगे? तो इनके चाइल्ड कुछ इस तरीके के होंगे इनके क्रॉस कराने के बाद। तो ये कैसे हैं इनकी, आइए इनका एनालिसिस करते हैं हम सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है? फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान से समझते हैं। आप लोगों को मैं सिखाता हूँ हाउ टू एनालाइज दिस थिंग। क्लियर? ये चार आए हुए हैं, इनकी एनालिसिस करना सीखें ताकि आप क्वेश्चंस नीट के सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स कैसे हैं? फीमेल हैं, लिख लीजिए फीमेल। क्लियर? ये जो फीमेल है
ये कैसी है, ये डिजीज है इसमें या फिर ये नॉर्मल फीमेल है, या डिजीज है इसमें या फिर कैरियर है? ये नॉर्मल तो है नहीं, बिकॉज देयर इज दैट। अब क्योंकि डिजीज कैसी थी, रिसेसिव थी। जब डिजीज रिसेसिव है तो क्या ये अफेक्टेड होगी? जी नहीं। तो ये कैसी होंगी? कैरियर। तो ये जो कैसी हैं, ये कैरियर फीमेल। कैसी हैं? कैरियर फीमेल। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन में कई बार ये जो फीमेल है, एक्चुअली फीमेल या मेल तो हम एडल्ट के केस में टर्म यूज करते हैं, तो बेहतर है कि फीमेल की जगह हम क्या लिख लें? डॉटर। क्लियर? डॉटर और वहाँ पर बॉयज, इस तरीके के टर्म यूज किए जाते हैं। वो जनरली डॉटर या सन के टर्म में पूछेंगे, तो यहाँ पर इनमें आप फीमेल लिख लो या फिर डॉटर, बात सेम है, कर सकते हैं आप ऐसा। तो यहाँ पर हम फीमेल को रिमूव करके यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं? डॉटर, बिकॉज के क्वेश्चंस में इसी तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर ये हम कहें आपसे कि कितने परसेंट यहाँ से अगर हम देखें तो कैरियर डॉटर मिली है, कितनी परसेंट है ये? 25%। आगे मूव कर जाए, अभी पूरा देखेंगे। यहाँ पर भी देखें तो ये भी फीमेल है और ये भी सेम इसी तरह से हैं, तो ये भी कैसी हैं? कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल है। फीमेल इन द सेंस अपन डॉटर इन्हें कह सकते हैं, डॉटर। ये स्टूडेंट कितना परसेंट है? 25%। अब हमसे जो पूछी जाती है बात, पूरे के एवरेज में पूछी जाती है, तो कहने का मतलब जो कैरियर डॉटर हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? 25 प्लस 25 मीन्स ये कितने हैं स्टूडेंट? 50%। 50% क्या है हमारी? कैरियर डॉटर। 50% क्या है? कैरियर डॉटर। आपको पता है कैरियर है मतलब ये अगली जनरेशन में हीमोफीलिया ट्रांसफर करेंगी जब इनकी शादी होगी, जब मैरिज होगी, बट एट दिस टाइम फेनोटिपिकली इनके पास कोई भी कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर व्हाट? दीज आर द नॉर्मल इंडिविजुअल। कैसे इंडिविजुअल हैं स्टूडेंट्स? ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, नॉर्मल मेल हैं, यानी कि बॉयज हैं, नॉर्मल बॉयज। ये भी स्टूडेंट कैसे हैं? नॉर्मल बॉयज हैं। ये भी कैसे हैं स्टूडेंट? नॉर्मल बॉयज, नॉर्मल बॉयज। तो अगर मैं आपसे कहूँ कितने बॉयज बने? 50%, और 50% बॉयज कैसे हैं? नॉर्मल। तो ये भी कितने नॉर्मल बॉयज कितने हैं? 25%। और यहाँ पर भी आप देखें तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे दीज आर व्हाट? द 25%. If we compile then we get what? 25% normal boys. 50% what? % normal boys. कह सकते हैं। अब ध्यान से समझें, अब क्वेश्चंस के ऑफ स्प्रिंग में इन्होंने क्या दिया हुआ है। हमने यहाँ पर जब क्रॉस करके निकाला तो हमें ये समझ में आया कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें हीमोफीलिया की डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो कितने हैं? इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी? क्योंकि बॉयज़ तो सारे के सारे कैसे हैं? नॉर्मल हैं। और अगर हम फीमेल्स यानी कि डॉटर की बात करें तो डॉटर के केस में फीमेल कैसी हैं? कैरियर हैं। दीज आर नॉट अफेक्टेड। फीमेल के केस में हमने पढ़ा था कि जो अफेक्टेड के लिए जो जीन्स चाहिए वो कितनी चाहिए? 2। इस तरीके से ये किसका केस था? जब दोनों एलिल्स प्रेजेंट होते थे तो ये कैसी थी? अफेक्टेड फीमेल थी या फिर हीमोफिलिक फीमेल थी? ये कैसी हैं? हीमोफिलिक फीमेल, फिलिक फीमेल। और यहाँ पर क्या दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एलिलिक कॉम्बिनेशन कहीं पर हमें देखने को मिला है? जी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी कैसी हैं? कैरियर हैं। तो फेनोटिपिकली सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। क्लियर टू ऑल? तो स्टूडेंट्स देखते हैं ऑप्शंस। हियर ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर हीमोफिलिक। क्या सारे के सारे इंडिविजुअल्स हीमोफिलिक हैं? आपने अभी भी क्रॉस करके देखा? जी नहीं। क्या सारे के सारे बॉयज हीमोफिलिक हैं? देख लेते हैं। नो, बिकॉज दीज ऑल आर द नॉर्मल बॉयज। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक। क्या सारी की सारी गर्ल्स हीमोफिलिक हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने सी ऑप्शन टिक किया।
क्यों? क्योंकि ऑल गर्ल्स आर, बिकॉज देयर इज गिवन ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक। मतलब कि वो इस बात से कंफ्यूज है कि ये हीमोफिलिक है। ध्यान से समझिए, दीज आर कैरियर, दीज आर नॉट हीमोफिलिक। हीमोफिलिक के केस में आपको दोनों जगह XH की कॉपी दिखेगी एक्स क्रोमोसोम पे, बट यहाँ पर आपको सिंगल कॉपी दिख रही है। अब क्योंकि ये डिजीज कैसी है, रिसेसिव है। जब ये डिजीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसेसिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं करेगी, बट दे विल कैरी दिस जीन्स, सो दे आर कॉल्ड कैरियर। तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो कौन सा है? ऑल आर द नॉर्मल। दैट इज करेक्ट वन। वाई दैट इज करेक्ट वन? बिकॉज फेनोटिपिकली अगर हम इन्हें देखें तो ये इंडिविजुअल्स कैसे हैं, ये इंडिविजुअल्स में यहाँ पर आप देखें इन इंडिविजुअल्स में तो 50% कैरियर हैं, लेकिन कैरियर में की जो गर्ल्स हैं या डॉटर्स हैं उनमें अगर कट लगेगा तो ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उनके पास सिंगल एलील है। तो दे आर फेनोटिपिकली नॉर्मल, दे आर फेनोटिपिकली नॉर्मल। कैरियर्स आर, आप कॉपी में नोट कर लें कि जो कैरियर इंडिविजुअल्स हैं दीज आर फेनोटिपिकली नॉर्मल। ये फेनोटिपिकली कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं, फेनोटिपिकली नॉर्मल होते हैं, बट जेनोटिपिकली दे हैव अ जीन, दे हैव अ जीन इन अ सिंगल कॉपी। तो सिमिलरली ऑल आर द नॉर्मल, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देते तो वो और क्या दे सकते थे? वो ये भी दे सकते थे कि 50% कैरियर डॉटर है और 50% नॉर्मल बॉयज है। इट इज आल्सो करेक्ट। अगर ये दोनों ऑप्शन दिए होते तो हम किसे चूज करते? 50% कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल बॉयज। अगर यहाँ पर ई ऑप्शन ये दिया होता तो वो और ज़्यादा करेक्ट होता। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको हीमोफीलिया का कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, कई बार चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाते, तो वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। क्लियर? थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड लक।